हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कंपनी लॉ का सालोमन बनाम सालोमन वाला केस। कंपनी लॉ एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर और अदर सेमेस्टर, जिनके सेमेस्टर में भी कंपनी लॉ पूछा जाता है। सालोमन बनाम सालोमन, ये जो क्वेश्चन है ये इसी नाम से आता है, सालोमन बनाम सालोमन के नाम से ही। ठीक है, सालोमन बनाम सालोमन एवं कंपनी लिमिटेड वाद के तथ्यों एवं निर्णयों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्ट एंड डिसीजन ऑफ द सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस। ठीक है, तो ये जो केस है सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 का ये केस है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को आगे पढ़ने से पहले हमें कहानी समझते हैं। एक व्यक्ति था सालोमन नाम का, जिसका जूते चप्पलों का व्यापार था। इनका जूते चप्पलों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कंपनी बना लूं। कंपनी को बनाने के लिए 7 लोग चाहिए थे। अब 7 लोगों में इन्होंने अपने परिवार को ही शामिल किया। इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनकी बेटी और इनके 4 बेटे और ये खुद मिलाकर 7 लोग हो गए। ठीक है, तो इन्होंने 7 लोगों ने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा था सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये सालोमन है, इन्होंने जो अपना व्यापार था जूते चप्पल का, इसी कंपनी को बेच दिया और उनसे, उस कंपनी से कुछ पैसे, कुछ डिवेंचर्स और कुछ अंश, कंपनी के अंश ले लिए। उसके बाद आगे चलकर इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी घाटे में जाने के बाद जो कंपनी के सिक्योर क्रेडिटर थे, उन्होंने सालोमन पर केस किया कि जो उनका पैसा कंपनी में लगा था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है, उनका नुकसान हो गया है, तो ये नुकसान हमें सालोमन से दिलाया जाए। क्योंकि सालोमन जो है वो खुद उस कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कंपनी को शुरू किया है और सबसे ज्यादा शेयर्स उन्हीं के पास थे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ये केस गया लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने जो क्रेडिटर थे उनकी बात को सही माना और सालोमन को जिम्मेदार ठहराया कि जो नुकसान हुआ है उसको सालोमन भरेगा। लेकिन बाद में ये जो केस है ये गया इंग्लैंड के लॉर्ड ऑफ कोर्ट में। वहां पर जो लॉर्ड ऑफ कोर्ट है उन्होंने ये निर्णय दिया कि जो कंपनी है वो अपने सदस्यों से अलग व्यक्तित्व रखती है। ठीक है, तो कंपनी और कंपनी के शेयर धारक, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी से अलग व्यक्तित्व रखते हैं, यानी कि कंपनी अलग है और शेयर होल्डर्स अलग हैं। जब कंपनी को बना दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, तभी से कंपनी एक अलग व्यक्तित्व रखती है। तो कंपनी को हुए घाटे के लिए सालोमन जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, बस आपको ये कहानी याद रखनी है। अब पढ़ते हैं इसके आंसर को, बाकी चीजें आपको इसके आंसर में पता चलेंगी। कंपनी अधिनियम में सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। इस मामले में पहली बार न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि कंपनी अपने सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व रखती है, इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी रखती है। कौन? कंपनी। इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंपनी और उसके शेयर धारक या मालिक 2 अलग अलग कानूनी व्यक्तित्व हैं, यानी कि 2 अलग अलग पर्सन हैं। यह सिद्धांत आधुनिक कंपनी अधिनियम की आधारशिला माना जाता है और बाद में विभिन्न देशों के कंपनी कानूनों में इसे अपनाया गया। ये जो सिद्धांत था विधिक व्यक्तित्व, यानी कि स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व, कंपनी एक अलग पर्सनैलिटी रखती है और एक जो कंपनी के अंशधारक हैं, शेयर होल्डर हैं, वो एक अलग व्यक्तित्व रखते हैं, यानी कि ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, जिसमें भारत का कंपनी अधिनियम 2013 भी शामिल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये जो मामला था वो केस आरोन सालोमन। इनका पूरा नाम था आरोन सालोमन। इंग्लैंड में जूते और चमड़े का व्यापार करते थे। ये जो सालोमन थे ये जूते के चमड़े का व्यापार करते थे। इनका व्यवसाय पहले एक एकल स्वामित्व के रूप में चल रहा था, यानी कि खुद अकेले ही इस व्यापार को चलाते थे। बाद में इन्होंने
अपने व्यापार को एक कंपनी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। उन्होंने सालोमन, ये सालोमन गलत लिखा हुआ है, सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया। ये जो कंपनी है इनके द्वारा ही बनाई गई थी। कंपनी की स्थापना के लिए अधिनियम के अनुसार कम से कम 7 शेयरधारकों की आवश्यकता थी। कितने? 7। इसीलिए कंपनी के 7 शेयरधारक बनाए गए, जिसमें शामिल थे आरोन सालोमन खुद, वह स्वयं शामिल थे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके 4 बेटे। ये 7 लोग शामिल थे इस कंपनी में। ठीक है। फिर इन सभी ने कंपनी के शेयर लिए, लेकिन अधिकांश शेयर स्वयं आरोन सालोमन के पास थे। इस प्रकार कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण उन्हीं का था और शेयर होल्डर्स जो थे अन्य, उन्होंने भी यही कहा कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, कि जो सालोमन है वो कंपनी के निर्माता हैं, उन्हीं के पास कंपनी का नियंत्रण है, तो वही पैसे भरेंगे। ठीक है। बाद में कंपनी बनाने के बाद आरोन सालोमन ने अपना पुराना व्यापार, जो इनका चमड़े का व्यापार था, नई कंपनी को बेच दिया। ये जो कंपनी बनाई थी इसी को बेच दिया। इसके बदले कंपनी ने उन्हें क्या दिया? नगद धन दिया, कंपनी के शेयर दिए और कुछ डिबेंचर्स दिए। नगद धन, कंपनी के शेयर और कुछ डिबेंचर्स, यानी कि ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स वह लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसके द्वारा कोई कंपनी जनता या निवेशकों से ऋण, लोन लेती है। जब कोई कंपनी अपने व्यापार के विस्तार या अन्य आवश्यकताओं के लिए धन जुटाना चाहती है तो वह डिबेंचर जारी करती है। जैसे कि एक ऑफर जारी करना कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाइए और इसके बदले में हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, ऐसी समझिए डिबेंचर को। डिबेंचर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का ऋणदाता, क्रेडिटर होता है। अब जितने भी लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें कहा जाता है क्रेडिटर, ऋणदाता, कंपनी को ऋण देने वाले, और बदले में उन्हें उससे कुछ प्रॉफिट होता है। न कि मालिक, यानी कि वो उसके क्रेडिटर होते हैं, मालिक नहीं होते। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद इस ऋण पत्र के कारण आरोन सालोमन कंपनी के सुरक्षित ऋणदाता बन गए। कुछ समय बाद कंपनी को व्यापार में भारी नुकसान हुआ और कंपनी दिवालिया, इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है। कंपनी की संपत्ति, जो कंपनी की संपत्ति थी और जो वो कंपनी थी, बेचने के बाद भी सभी ऋणदाताओं का पैसा वापस नहीं हो सका। उस कंपनी को बेच दिया गया, लेकिन उससे जो पैसा मिला था उससे ऋणदाताओं के पैसे नहीं हो पाए पूरे, और ऋणदाताओं ने न्यायालय में वाद दायर कर अपने धन की मांग की। जो क्रेडिटर थे उन्होंने मांग की कि हमें हमारा पैसा दिलाया जाए। फिर ये केस गया निचली अदालत में। ठीक है। सबसे पहले यह मामला उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कंपनी वास्तव में आरोन सालोमन का ही एजेंट है, इसलिए कंपनी के ऋणों के लिए आरोन सालोमन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, यानी कि पर्सनली रूप से सालोमन जिम्मेदार हैं, इन्हें पैसे देने चाहिए जिनका भी नुकसान हुआ है। इसके बाद मामला कोर्ट ऑफ अपील में गया। कोर्ट ऑफ अपील ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय को सही माना और कहा कि आरोन सालोमन ने कंपनी बनाकर अधिनियम का दुरुपयोग किया है। कंपनी वास्तव में एक आभासी या कृत्रिम व्यक्ति है जो केवल उनके हित के लिए बनाई गई थी। फिर यह मामला गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मामला गया और वहां पे निर्णय हुआ कि यह मामला इंग्लैंड की सर्वोच्च अदालत हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर दिया। जो भी निचली अदालत, जो भी हाई कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया था उसको रद्द कर दिया और कहा कि कंपनी का गठन अधिनियम के अनुसार सही तरीके से हुआ था। कंपनी अपने सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व रखती है, यानी कि कंपनी अलग है और व्यक्ति अलग है। आरोन सालोमन और कंपनी दो अलग अलग कानूनी व्यक्तित्व हैं, इसलिए आरोन सालोमन कंपनी के ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। इस कोर्ट में कहा गया कि जो सालोमन है वो व्यक्तिगत रूप से
जिम्मेदार नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि एक बार जब कंपनी अधिनियम के अनुसार स्थापित हो जाती है तो वह अपने सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र व्यक्ति समान होती है। इस प्रकार आरोन सालोमन को कंपनी के ऋणों से मुक्त कर दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये केस समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी कहानी है, बस वो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर इसका निष्कर्ष आता है, सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 कंपनी अधिनियम का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि कंपनी अपने सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है। इस निर्णय के अनुसार कंपनी के ऋणों के लिए उसके शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। इस प्रकार इस मामले ने आधुनिक कंपनी अधिनियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व का सीमित दायित्व के सिद्धांतों को मजबूत आधार प्रदान किया। ठीक है, निष्कर्ष आप जो भी पूरे केस में पढ़ते हो उसके हिसाब से लिख सकते हो। फिर हम देख लेते हैं कि इस केस में आपको क्या क्या चीजें मेन याद रखनी है। जैसे कि इसका गठन किसके द्वारा हुआ था? सालोमन द्वारा। पहले वो एक एकल स्वामित्व रखते थे अपने बिजनेस पे, उसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसमें 7 सदस्य की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने परिवार को ही जोड़ लिया था, उनकी बेटी, उनके 4 बेटे और वो खुद। ठीक है, और उनकी पत्नी, ये 7 लोग मिलकर इन्होंने कंपनी का निर्माण किया। उस कंपनी पर पूरा नियंत्रण सालोमन के पास था। ठीक है, और लेन देन क्या रहा? जब कंपनी बनाई और इन्होंने अपने व्यापार को कंपनी को ही बेच दिया था, व्यापार कंपनी को बेचा सालोमन ने, इन्हें बदले में क्या मिला? शेयर्स मिले कंपनी के, नगद पैसा मिला, कुछ डिवेंचर्स मिले, जिससे वो सुरक्षित ऋणदाता कंपनी के हो गए थे। फिर आगे चल के समस्या आई। क्या समस्या आई? व्यापार में नुकसान हुआ, कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी दिवालिया होने के बाद कंपनी को बेचा गया और जो उसके ऋणदाता थे उनका पैसा पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, फिर गया ये मामला निचली अदालत में। निचली अदालत में उन्होंने कहा कि जो कंपनी है उसका एजेंट है सालोमन, इनके द्वारा ये बनाई गई है, तो सालोमन इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें जो क्रेडिटर हैं उनका पैसा देना चाहिए। बाद में ये गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय है, वहां ये केस गया। उन्होंने कहा कि कंपनी अलग कानूनी इकाई है, जो कंपनी है वो अपने सदस्यों से एक अलग व्यक्तित्व रखती है, इसमें सालोमन कंपनी में होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था, इसका नियंत्रण किसके पास था, इसमें कितने सदस्य थे और वो कौन कौन थे, लेन देन क्या रहा, जो सालोमन है उन्होंने अपना व्यापार उसी को बेच दिया और लेन देन उसमें क्या रहा, समस्या क्या आई आगे चलकर, फिर ये कहाँ गया केस, और बाद में लास्ट में जो इसका फाइनल डिसीजन आया वो कौन सी कोर्ट से आया। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, वीडियो को लाइक कर देना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।